टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट 4। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आप टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस है, पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, एम टेस्ट है एंड एम टेस्ट है। तो ये आपके जो ये फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं ये मोस्टली डेफिनेशंस है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के ऊपर कुछ एग्जांपल हैं। ये हम फर्स्ट लेक्चर में आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि आपने सीक्वेंसेस पढ़ा है क्या होता है, सीरीज़ पढ़ा है क्या होता है। अब आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ने हैं लेकिन फंक्शंस के। पहले आपने पढ़े थे एलिमेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल पहले आपने सीक्वेंस पढ़ा था, क्या होता है सीक्वेंस से AN से आप डिनोट करते हो। इस सीक्वेंस में आपके एलिमेंट्स किस तरीके के होते हैं, A1 A2 अप टू सो ऑन, AN बीच में ही अप टू इन्फिनिटी। एंड देन सीरीज क्या होता है, सबमेशन ऑफ दीज मेंबर्स वेयर n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये होता है आपका सीरीज, सम ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, यानी सीक्वेंस इन ए सेट। तो सबसे पहले ये सीक्वेंस इन ए सेट क्या होता है, दैट सीक्वेंस इन ए सेट E, कोई भी सेट ले लो, हमने लेट ले लिया E हमारे पास कोई सेट है। देन सीक्वेंस इन सेट E is a mapping of the set, ये आपका फिक्स सेट है नेचुरल नंबर्स का, सेट n ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इनटू दैट सेट E, ठीक है। तो हमने कोई भी मैपिंग ले लेनी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया है मैपिंग, ये हमारा F मैपिंग है, फ्रॉम n टू E लेना है। E यहाँ पे मैंने ले लिया है रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे बाय f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये ट्रू होगा, n इसका मेंबर है और ये इसके जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली रियल नंबर्स के सबसेट होते ही हैं, तो ये आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जो आपकी इमेज बन रही है f ऑफ n, ये आपका मैपिंग है, ये f है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास f ऑफ n है, इमेज यहाँ बन रही है। दिस इमेज इज डिनोटेड ऑल्सो बाय fn, ठीक है। तो इस fn को आप क्या बोलोगे, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस है अब ये, अब हम इस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे इमेज बन रही है। तो ये सारे फंक्शंस में होंगे, तो आपके पास ये इमेज क्या बनेगी, ये सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज written as F1, F2, F3, so on, Fn and so on, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया आपके पास सीक्वेंस, और सिंपली आप इस सीक्वेंस को Fn से डिनोट कर सकते हो। ये आ गया आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। पहले यहाँ पे क्या होते थे, एलिमेंट्स होते थे, पर अब क्या है यहाँ पे फंक्शंस है। अब आप उनकी सीक्वेंस बना रहे हो। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, ये आपने बताया सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस इन ए सेट बताया है। अब आपको बताना है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ये सीक्वेंस इन ए सेट E आपने डिनोट किया है यहाँ पे। तो अब आप बताओगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। कहता है ऐसी सीक्वेंस ए सीक्वेंस whose terms are रियल वैल्यूड फंक्शंस। इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं डिफाइंड ऑन ए सेट होना चाहिए। ऑब्वियसली डिफाइंड ऑन ए सेट E आपने ले लिया, तो इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लेनी है, सीक्वेंस किसी सेट पे लेनी है, उसमें अगर सारे के सारे टर्म्स जो होंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे तो उसको आप बोलते हो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। इसको आप कैसे डिनोट करोगे, इसकी एग्जांपल लोगे, आपके पास एग्जांपल आ जाएगी, लेट द सीक्वेंसेस fn ऑफ x विच इज इक्वल टू, fn ऑफ x को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर, fn ऑफ x इज गिवन बाय 1/nx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसको कहते हैं इज ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, कि सारे मेंबर्स क्या हैं इसके, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स इनटू दिस इज आल्सो रियल नंबर। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस।
यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस किसको कहते हैं? अब हमारे पास अगेन हमने यहाँ पे सीक्वेंस क्या लेनी है, सारी डेफिनेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट एलिमेंट्स के केस में। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फंक्शंस के केस में। तो अब हमने सीक्वेंस लेनी है an नहीं fn लेनी है ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। रियल वैल्यूड फंक्शंस है हमारे पास, ये सीक्वेंस है, डिफाइन किया जाता है इसको, डिफाइंड ऑन ए सेट E। इसको हम तब कहते हैं कि ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस है ऑन सेट E, यही सेट जो है आपका E, इफ़ there exists a real number, if there exists a real number m such that mod of fn of x is strictly less than this m for every x belongs to E। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस। इसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास जो ये सीक्वेंस आपके पास होगी उसका आप लोगे मॉड दैट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन सम पॉजिटिव नंबर। तो इसको आप बोलोगे कि ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्मली क्या बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। तो एंड फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। अब इसकी एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। आपके पास एक फंक्शन है, सीक्वेंस ले लिया आपने fn ऑफ x, इसको हमने डिफाइन किया है sin nx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हमें शो करना है क्या ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। येस, ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है कि नहीं है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड क्यों है, क्योंकि मॉड ऑफ fn ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1। हमें पता है कि जो साइन ऑफ nx होती है इसका मॉड आप लेते हो बिकॉज साइन ऑफ nx इज, इसकी वैल्यू लाई करती है -1 से लेके 1 के बीच में। तो ये बाउंडेड हुआ, तो इसका मतलब हो गया इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर n। सो दिस इम्प्लाइज द सीक्वेंस fn ऑफ x इन दिस केस इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस। अब हम एक ऐसी एग्जाम्पल देते हैं जो कि यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस डिफाइन की है fn ऑफ x से और इसमें हमने वैल्यू ले ली है 1/nx। तो ये नॉट यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इस केस में एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी, आप देख सकते हो जैसे ही हम x को अप्रोच करेंगे 0 को, एज x अप्रोच टू 0, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर कैन बी पॉजिटिव, रियल नंबर कैन बी नेगेटिव, रियल नंबर कैन बी 0 ऑल्सो। तो जब हम 0 लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज 1/nx अप्रोच टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी होगा तो ये बाउंडेड हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो ये इसका रीज़न हो गया। तो हमारे पास अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है दैट इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट क्या होता है। अभी हमने यूनिफॉर्मली बाउंडेड पढ़ा है, ठीक है। क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होगा, ऑब्वियसली हम फंक्शंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन डिफाइंड ऑन सम सेट E इज सेड टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फॉर ईच x बिलोंग्स टू E सीक्वेंस fn ऑफ x ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्ज। कहता है कि जो भी आपके पास पॉइंट होगा इस सेट में उन हर एक पॉइंट के लिए ये कन्वर्ज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें पॉइंट A है तो fn ऑफ A कन्वर्ज करेगा f ऑफ A को। सिमिलरली अगर और कोई पॉइंट है तो उन पॉइंट्स के लिए भी वो कन्वर्ज करेगा, fn ऑफ B B के लिए कन्वर्ज करेगा, fn ऑफ C C के लिए कन्वर्ज करेगा और उनकी वैल्यूज आ जाएगी f of b f of c। So let the sequence of number fn of x converge for x belongs to E। तो इसका मतलब हो गया जो आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है ये आप पॉइंट के लिए दिखाते हो कि इस पॉइंट के लिए ये कन्वर्जेंट है। तो कुछ पॉइंट्स के लिए ये कन्वर्जेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पूरे के पूरे सेट के लिए ये कन्वर्जेंट हो, ये कुछ पॉइंट्स के लिए कन्वर्जेंट है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वी कैन डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन f विद डोमेन ई एंड रेंज दिस। हमने कोई फंक्शन ले लिया जो कहाँ से लेके कहाँ तक है, जो हमारी क्या बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन है वो आपका डोमेन ई से लेके रेंज तक ले लोगे आप, तो ठीक है डोमेन ले लोगे ई, को डोमेन ले लोगे आप कुछ और सेट रियल नंबर्स का ले लोगे। तो ये सीक्वेंस हमारे पास ऐसे होगी सच दैट हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है उस पॉइंट के लिए या उस सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए, और ये आपकी क्या बन जाएगी, लिमिट फंक्शन बन जाएगी इस की, ठीक है। तो ये आपका लिमिट आ गया अगर ये एग्जिस्ट करता है। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब इसमें क्या है, यहाँ पर पॉइंट है कि मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज स्मॉल वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेकिन देयर एग्जिस्ट इंटीजर m सच दैट फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस केस में क्या होता है, m जो होता है वो x के ऊपर भी डिपेंड करता है और n एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो m हम लेते हैं यहाँ पर ये इन दोनों की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या होता
होता है, सेम यही डेफिनेशन है, बट इस केस में क्या होता है, ये हर एक पूरे सेट के लिए कन्वर्ज करना चाहिए। एंड दूसरा ये होना चाहिए कि इस केस में जो आपका ये m आपके पास आता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, इस x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वो पॉइंट्स हो गए जहाँ पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है। जहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हुआ वो हो गए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के पॉइंट्स, और जहाँ नहीं करेगा उसको बोलोगे पॉइंट ऑफ नॉन कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है। हमने एक सीक्वेंस लिया फंक्शंस की, वो अगर एक पॉइंट के लिए कन्वर्ज करेगा, दूसरे के लिए भी करेगा, तीसरे के लिए भी करेगा, उस पूरे सेट के लिए जिसके लिए वो कन्वर्ज करता है उसको बोलेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फॉर दिस सेट या फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसको बोलेंगे ये इसका लिमिट है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का, और ये इसकी डेफिनेशन भी बनेगी। अनदर डेफिनेशन इज, अगर आप इसको इस तरीके से डिनोट करना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ दिस से आप डिनोट करोगे वियर, लेकिन यहाँ पर ये जो m है जो इंटीजर है ये एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करेगा, x पे भी, बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए सेम यही डेफिनेशन है, और ये हर एक सेट की हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए फर्स्टली। और दूसरा, अगर ये डेफिनेशन यूज़ करते हो तो इसमें जो आपका ये आपका इंटीजर जो एग्जिस्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंडेंट करना चाहिए, और ये x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है इन केस ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। इन केस ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हमारे पास ये जो एग्जिस्ट करता है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन के लिए ऊपर भी और x के ऊपर, बोथ के ऊपर, बट इस केस में ये सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। अब देखो, एवरी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इसकी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे। जो भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है वो जरूरी नहीं है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ए सीक्वेंस विच इज़ नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब इसका आपस में रिलेशन क्या हुआ, कहता है कि कोई सीक्वेंस अगर या तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या तो नहीं है, बट अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो वो किसी भी हालत में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, बट अगर वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी अगर ये है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कोई सीक्वेंस तो उस केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अगर ये नहीं है तो उस केस में फॉर श्योर ये नहीं है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये इनका रिलेशन था। सो अब हम पढ़ने वाले हैं मेन आर्टिकल जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी आ सकता है वहाँ पे, या फिर कॉचीज क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। अगर हम ये एक बार प्रूफ कर देंगे तो इसके बाद हमारे पास हम इसको एज ए रिजल्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, एज ए डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। क्या कहता है कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn डिफाइंड और सम इंटरवल e वो तभी कन्वर्ज करेगी ऑन e, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ऑन सेट e इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर एवरी वैल्यूज x बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, अगर आप ये प्रूफ करके दिखा दो, मॉड ऑफ f ऑफ n प्लस p ऑफ x माइनस fn ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ऑब्वियसली अगर आप p की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लोगे तो n प्लस 1 यानी इससे नेक्स्ट वैल्यू, अदरवाइज fn ऑफ x और fn ऑफ x क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमें क्या प्रूफ करना है, अगर हम ये रिजल्ट प्रूफ कर लेते हैं तो हमारे पास ये एक और रिजल्ट बन जाता है कॉची यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले है द कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, नेसेसरी कंडीशन होती है जो दिस इफ एंड ओनली इफ के इस तरफ वाला पार्ट है, ये आपने सपोज करना है और ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारी जो सीक्वेंस है fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये हमने लेट कर लिया, और हमें क्या प्रूफ करना है, ये कंडीशन आनी चाहिए, हमें प्रूफ करनी चाहिए। अब अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो बाय डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑन एन इंटरवल, तो हमारे पास बाय डेफिनेशन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e, ये बाय डेफिनेशन हो गया, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव x बिलोंग्स टू सम क्लोज इंटरवल भी ले सकते हो, तब तो यहाँ पे सेट ले लिया, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, दो ले रही हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस है, m1 ले लेती हूँ एक का नाम और एक का नाम m2 ले लेती हूँ, सच दैट m1 के लिए हमारे पास क्या बनेगा, fn ऑफ x इज माइनस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, और मॉड ऑफ
n plus p of x minus f of x. This is also strictly less than epsilon for every n greater than equal to m2. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये ज़रूरी बताना है कि ये जो आपका एप्साइलन, ये दो टर्म्स आई हैं, अब दोनों को मैंने जब जोड़ना है तो दो के केस में मैं एप्साइलन बाई 2 लेती हूँ। कहता है ये हर एक एप्साइलन की वैल्यू आप चाहे जितनी मर्जी छोटी लेते जाओगे उसके लिए ट्रू है। तो एप्साइलन बाई 2 करूँगी तो ये तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं चाहे जितनी मर्जी छोटी वैल्यू होगी उसके लिए ट्रू है, तो इसका मतलब इस छोटी वैल्यू के लिए भी ये ट्रू है। तो हम एप्साइलन बाई 2, एप्साइलन बाई 3, एप्साइलन बाई 4 ये अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड्स। जितनी दो इक्वेशंस है तो मैंने एप्साइलन बाई 2 ले लिया, 3 होती तो एप्साइलन बाई 3 लेती, तो सो दैट हमारा आगे सॉल्व करने में ईजी हो जाता। लेट n इज इक्वल टू कैपिटल N ले लिया, दैट इज मैक्सिमम ऑफ m1 और m2, दोनों को अब चेंज कर दिया। कहता है अब दोनों में से n इससे भी बड़ा है, n इससे भी बड़ा है, तो n मैंने इस तरीके से लिया कि वो इन दोनों में से जो भी बड़ा है उससे वो बड़ा ही रहेगा। तो m1 और m2 का मैक्सिमम ले लिया n। अब चाहे इन दोनों का मैक्सिमम m1 है तो दैट इज़ n, अगर m2 है तो दैट इज़ n। तो इस केस में अब हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x is strictly less than epsilon by 2 for every n greater than equal to n, and mod of n plus p of x minus f of x भी क्या आ जाएगा हमारे पास strictly less than epsilon by 2 for every n greater than equal to n। दोनों को हमने n में चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर अब आप डिफाइन करोगे कि ये जो आपका p है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि ये ऑब्वियसली तभी डिफाइंड होगा, अदरवाइज अगर आप n के इक्वली ले लोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब हम प्रूफ करते हैं जो हमें प्रूफ करना है। नाउ दिस इनइक्वालिटी आपको लेनी है, तो आप लेके चलो मॉड ऑफ एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एफ एन ऑफ एक्स, ये हमारी इक्वेशन दी हुई है, ये आना चाहिए स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं। सो मॉड ऑफ दिस कैन बी रिटन एज, हम इसमें ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस कर दिया एफ ऑफ एक्स और सम कर दिया एफ ऑफ एक्स, देन यहाँ पर आ गया माइनस एफ एन ऑफ एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज माइनस एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये मेरा एक ब्रैकेट में आ गया, देन माइनस कॉमन लेके दूसरे ब्रैकेट में आ गया एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स mod. Now we know that mod of a plus b is less than or equal to mod of a plus mod of b. नेगेटिव साइंस का कोई फर्क नहीं पड़ता मॉड के केस में, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स minus f of x, but this term is strictly less than epsilon by 2 and this term is also strictly less than epsilon by 2, but किस condition के लिए? For every n greater than equal to m and p is greater than equal to 1, so this is equal to epsilon, ये आ गया mod of this is strictly less than epsilon, तो हमारे पास ये term प्रूफ होगी डायरेक्ट पार्ट। अब कन्वर्सली हमें क्या प्रूफ करना है? कन्वर्सली हमें ये प्रूफ करना है कि ये कंडीशन होल्ड करती है और आपको प्रूफ करके बताना है उस केस में जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है ऑन सेट ई। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करने का मतलब हो गया बाय डेफिनेशन, फिलहाल हमें प्रूफ करके बताना है कि ये कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? कन्वर्सली हमने एज्यूम कर लिया द गिवन इक्वेशन होल्ड्स, जो भी वो इक्वेशन है वो होल्ड करती है। सो हमारे पास बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं यहाँ पर हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस के लिए कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, नॉर्मल कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो एफ एन कन्वर्ज फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ई टू ए लिमिट से f, ये मैंने लगाया नॉर्मल जो हमने सीक्वेंस वाली चैप्टर में पढ़ा था कॉचीज क्राइटेरिया, कि आपके पास अगर कोई सीक्वेंस है सच दैट मॉड ऑफ दिस थिंग माइनस दिस थिंग इज आपके पास स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन आता है, वहाँ पे एस एन ले रहे थे आप जो भी है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यानी एस एन अप्रोच टू एस। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होल्ड करती है, फर्स्ट कंडीशन यही है मॉड ऑफ दिस थिंग, इसका मतलब हो गया है एफ एन कन्वर्ज फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए लिमिट से एफ, तो ये कन्वर्ज करता है ऑफ लिमिट एन, इसका मतलब एफ एन कन्वर्ज टू एफ एन प्लस पी भी सॉरी, इसका मतलब हो गया एफ एन कन्वर्ज टू एफ, लेकिन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई।
तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे n सच दैट कि ये जो फर्स्ट कंडीशन थी, ये जो हमने इक्वेशन ये होल्ड करी है n प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ये होल्ड करती है। इसी को मैं फर्स्ट कंडीशन मान रही हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट होल्ड करती है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने फिक्स कर दिया n और हमने लेट कर लिया कि p किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है इन फर्स्ट। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस में अगर मैं इन्फिनिटी को अप्रोच करती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, बिकॉज व्हेन n अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स विल अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स, एफ एन प्लस पी विल अप्रोच टू एफ एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। ये तो बाय डेफिनेशन आ गया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से। तो इसकी भी लिमिट, क्योंकि कह रहा है कि हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू है, इसको कन्वर्ज करेगा, तो इसकी एन में आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तब भी ये एफ को ही कन्वर्ज करेगा। अगर वो पहले से ही सीक्वेंस एफ को कन्वर्ज कर रही है तो वो इसकी सीक्वेंस ये भी एफ को ही कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब हो गया है ये, इसकी जगह पे मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या डाल सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स पुट कर सकती हूँ, इसकी जगह पे एफ एन ऑफ एक्स ही रहेगा, एफ एन ऑफ एक्स। दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। नेगेटिव साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कैन बी रिटन एज दिस माइनस दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। इसका मतलब हो गया एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्ट्स टू एफ ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन ई। ये आ गई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से हमारे पास प्रूफ हो गया दैट इज कन्वर्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास n इज दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, इस x से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब हो गया ये हमारे जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ई के ऊपर। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास दो सीक्वेंसेस दी हुई हैं, एफ एन ऑफ एक्स और जी एन ऑफ एक्स। ये दोनों की दोनों सीक्वेंसेस क्या दी हुई हैं, दोनों की दोनों सीक्वेंसेस डिफाइंड है किसी सेट ई पे, डिफाइंड ऑन सेट ई, एंड दोनों की दोनों यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। और किसको कन्वर्ज कर रही है, एफ एक्स को, और ये किसको कन्वर्ज कर रही है, जी ऑफ एक्स को। ठीक है, हमें पे प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एफ एक्स, एफ एन ऑफ एक्स प्लस जी एन ऑफ एक्स, इनका सम एंड इनका सब्ट्रैक्शन कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली टू, ये इसको कन्वर्ज करेगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को, और ये किसको कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को। कहता है अगर दो सीक्वेंसेस आप लेते हो, वो किसी सेट पे डिफाइंड है, वो सेट आपने ई ले लिया और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और वो किसको कन्वर्ज कर रहे हैं, ये एफ ऑफ एक्स को और ये जी ऑफ एक्स को, देन उनका सम जो होगा इन दो सीक्वेंसेस का और उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, और किसको कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसके सम और इसके सब्ट्रैक्शन को। तो ये काफ़ी ईजी है, इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दोनों की दोनों सीक्वेंसेस दी हुई है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, और किसको कन्वर्ज करिए, एफ ऑफ एक्स को, जी ऑफ एक्स को। सो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स दो हैं क्योंकि दो आएंगे हम m2 सच दैट मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इक्वेशंस भी दो हैं, सो आई एम टेकिंग इट एज एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 एंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू E, mod of gn of x minus g of x is strictly less than epsilon by 2 for every n greater than equal to m2 for every x belongs to E। अब हमें क्या करना है, लेट करना है एज यूजुअल इन दोनों का मैक्सिमम। लेट n इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 और m2। अब इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है वो हमने n ले ली, और उस केस में स्मॉल n जो होगा वो तब भी उससे ग्रेटर ही रहेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी अब इक्वेशंस, दिस सब्ट्रैक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, एंड दिस माइनस दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन दोनों के सम का, कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करता है या नहीं करता है। तो सम के लिए लेके चलते हैं। नाउ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने क्या लिया है यहाँ पे, कैपिटल N, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E हमारे पास क्या होगा, वी हैव मॉड ऑफ, देखो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तब होगा जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा दैट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन सम दिस एप्सिलॉन, एंड फॉर एवरी दिस कंडीशन।
तो इसीलिए अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स प्लस जी एन ऑफ एक्स, ये है इक्वेशन, माइनस इनकी लिमिट्स जो आ जाएगी वो है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर इन दोनों का मॉड होगा स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन तो ये इसका मतलब दिस यूनिफॉर्मली कन्वर्ट्स टू दिस। अब हम क्या करते हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, देन प्लस ये आ जाएगा जी एन ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। नाउ दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स plus mod of gn of x minus g of x, but this is strictly less than epsilon by 2 plus epsilon by 2, लेकिन ये तब है for every n greater than equal to n and for every x belongs to set E, but this is equal to epsilon। इसका मतलब this minus this का mod is strictly less than epsilon, this implies fn of x plus gn of x converges uniformly to एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सिमिलरली अब आपको यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है और उसको प्रूव करना है, वो इनके सब्ट्रैक्शन के इक्वल आता है सेम वे से। अब हम करते हैं आर्टिकल 6। आपको बताना है वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आपको दो प्रूफ करके बताना है कि दो आपने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस लेने हैं, तो फर्स्टली आपको कुछ ऐसी सीक्वेंसेस लेनी है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, फिर देन उनका प्रोडक्ट जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। सो एग्जाम्पल देनी है इस केस में, एग्जाम्पल के केस में आपको कन्वर्जेंस सीक्वेंसेस लेनी पड़ेगी। लेट एफ एन ऑफ एक्स मैंने इस केस में ले लिया है सीक्वेंस एन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एक्स फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, और एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0-1 विच इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो जी एन ऑफ एक्स ले लिया मैंने इस केस में एन प्लस वन इंटू एक्स का स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, अगेन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 and 1। अब लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब आपका n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, n को कॉमन ले लोगे, दिस इज 1 प्लस एक्स बाई n प्लस 1 बाई n अपॉन यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई n इंटू एक्स। तो यहाँ से बच रहा है 1, यहाँ से बच रहा है x, ये कन्वर्ट करेगा 1 बाई एक्स को। और लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी जी एन ऑफ एक्स हम इस केस में निकालते हैं, आ जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, अगेन इन दोनों में से हम कॉमन करके जब निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लिमिट 0 के बराबर और ये आ गया 1 बाई एक्स के बराबर। देयरफॉर द सीक्वेंसेस एफ एन ऑफ एक्स एंड जी एन ऑफ एक्स आर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली किसी पॉइंट पे मैंने निकाले हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। अब हमारे पास क्या निकलेगा, लिमिट निकालने से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस निकली है। अब मॉड निकालते हैं, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स, अगर दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन सम पॉजिटिव नंबर तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू n प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 1 बाई n प्लस 1। ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को, एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही आप n अप्रोच करोगे इन्फिनिटी को, ये लिमिट आपकी अप्रोच करेगी 0 को। तो इसका मतलब है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन किस इंटरवल के ऊपर, इंटरवल 0 and 1 के ऊपर। अब नेक्स्ट लेते हैं जी एन ऑफ एक्स, ये किसको कर रही थी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, तो इस पॉइंट पे निकालते हैं, ये 0 को कर रही थी। माइनस 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज पुट करो, ये आ जाएगी आपके पास n प्लस 1 एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली लेस देन, ये सारे आपके आ जाएगा n प्लस 1 बाई एन स्क्वेयर।
एक्स स्क्वायर मैंने इसमें से कैंसिल आउट कर दिया है. दिस टर्म इज n+1 बाई एन स्क्वायर से स्ट्रिक्टली छोटा होगा. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी सब्ट्रैक्शन में उतनी ही छोटी वैल्यू आएगी, सॉरी डिवीजन में उतनी छोटी ही वैल्यू आएगी. सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस टर्म, बट दिस टर्म कन्वर्ट्स टू जीरो एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी. ये भी जीरो को कन्वर्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन किसके ऊपर? ऑन इंटरवल 0-1. सो अब हमारे पास क्या है? दो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं और ये किसको कन्वर्ज कर रहे हैं? जीरो को कन्वर्ज कर रहे हैं. यहाँ पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में ये किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी पे किसको कन्वर्ज कर रहा है? 1/x को, और ये जीरो को. यानी ये जो दो सीक्वेंसेस हैं ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी हैं और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी. अब हमें बताना है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए. तो हम ले लेते हैं दोनों का प्रोडक्ट. नाउ fn of x into gn of x माइनस जीरो को ही कन्वर्ट कर रहा था ये. तो हमने क्या कर लिया है? सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि जो आपका fn of x है और gn of x है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. एज्यूम कर लिया मैंने, तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं चाहिए. अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो लेट इट इज कन्वर्जिंग टू जीरो, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिया था. ठीक है. सो दैट हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली है एप्सिलॉन की 1/4. तो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो ये ऑब्वियसली जो एप्सिलॉन होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है. तो 1/4 तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा. तो अगर हम एप्सिलॉन की ये वैल्यू लेते हैं तो ये एप्सिलॉन की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए, तो 1/4 के लिए भी ट्रू होना चाहिए. इसका मतलब हो गया दिस शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1/4 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/4 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू दिस m and x belongs to open interval 0-1. अब हमने क्या ले लिया है? टेक x इज इक्वल टू 1/n बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1. अब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में बिलोंग करती है. 1 को आप डिवाइड करते जाओ वो ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा. तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू, इस वैल्यू के लिए भी ये ट्रू होना चाहिए. तो इसका मतलब हो गया हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 1/n² + 1/n बाई 1 + 1. ये कैसे निकाला हमने? क्योंकि हमारे पास fn of x इंटू gn of x की वैल्यू कितनी आई थी? हमारे पास fn of x की वैल्यू थी n + x + 1 n + x + 1 बाई n + 1 इंटू x. और gn of x की वैल्यू थी मेरे पास n + 1 इंटू x² अपॉन 1 + n² इंटू x². तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, स्क्वायर के साथ x कैंसिल. ठीक है. तो यहाँ से ये मेरे पास वैल्यू बन गई है n इंटू x प्लस x² प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + n² इंटू x². और इसी को हम आगे क्या कर सकते हैं? कॉमन लेके चल सकते हैं. x कॉमन ले लो यहाँ से, तो मेरे पास x कॉमन आ गया यहाँ पर, या इसी में वैल्यू पुट कर लो आप. यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 1/n. सो n इंटू 1/n इज 1. 1/x² का मतलब हो गया 1/n का स्क्वायर, x का मतलब हो गया 1/n. सो देन यहाँ पर आ गया 1 की जगह पे 1, n² है, x² की जगह आ गया 1/n², n² कैंसिल 1 + 1. तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई है. सो दिस टर्म इज इक्वल टू 1 + 1/n² + 1/n अपॉन 2. मॉड ऑफ दिस थिंग विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/2. ऑब्वियसली ये है 1/2, बट 1/1 को कौन सा ऐड हो रही है? कुछ टर्म्स ऐड हो रही है, तो 1/2 से बड़ा है. 1/2 तो 1/4 से बड़ा है. तो इसका मतलब हो गया ये जो मेरे पास आ रहा है दिस टर्म, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/4 आ रहा है. तो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन. सो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकता है. इसीलिए ये क्या होगा? हमारे पास दो अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस है तो ज़रूरी नहीं है उनका प्रोडक्ट भी क्या हो? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो. नाउ एग्जाम्पल 1. डज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इम्प्लाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस?
सो आंसर इज़ नो। ये हमने अभी पढ़ा था कि जो कोई पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसका मैंने आंसर दिया, अब ये कह रहा है जस्टिफाई करो। जस्टिफाई करना है तो एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। सो एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहले ले लिया fn ऑफ x ले लिया है, एक ऐसी सीक्वेंस जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, अभी हमने पीछे प्रूफ किया था, ठीक है, यही सीक्वेंस ली थी हमने वहाँ पे, तो ये आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है। लिमिट निकालोगे इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस निकल जाएगा। अब हमें बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। हमने सपोज कर लिया कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है, ऑफ x इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन दैट इंटरवल ए बी, ठीक है। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय डेफिनेशन n सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ये हमारा सेटिस्फाई करेगा। f1 ऑफ x माइनस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इंटीजर m, ले रहे हो n ले रहे हो जो भी ले रहे हो, ठीक है। तो दैट इज, इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्योर एक्स स्क्योर। बट ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, ये तो कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में 0 को, जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया था। सो माइनस 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है तो ये एप्सिलॉन की हर एक वैल्यू के लिए छोटा होगा, वो हमने हर एक वैल्यू यहाँ पर क्या ले ली है, वो हमने ले ली 1/4। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4, तो ये फिर इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली k ग्रेटर देन इक्वल टू n सच दैट, क्योंकि ये जो हम इंटीजर लेंगे वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो हमने ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू n ले लिया, सच दैट हमारे पास 1/k जो होगा वो हमारा बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है 2, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 3, और 1/3 जो होगा वो ऑब्वियसली इस इंटरवल को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो हम इस तरीके की कंडीशंस ले सकते हैं। नाउ इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे आपको पुट करना है 1/k, x की वैल्यू ये ले रहे हो, और n की जगह पुट करना है आपको k, n की जगह पे k और x की जगह पे 1/k, यहाँ पे n की जगह पे। तो राइट डाउन पुट n इक्वल टू k और x इक्वल टू 1/k। हमारे पास आ जाएगा nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी इस केस में k इंटू 1/k अपॉन 1 प्लस k स्क्वेयर इंटू 1/k का स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2। 1/2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया विच इज़ ए कंट्राडिक्शन। सो fn ऑफ x जो हमारे पास दिया हुआ है nx बाई 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब जो सीक्वेंसेस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो भी सकते हैं, बट यहाँ पे हमें वही केस देना था जहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना हो। आगे हम बहुत से केसेस ऐसे करेंगे जहाँ पे वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी है और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 हमें डेफिनेशन से प्रूव करने को बोल रहा है। बाय डेफिनेशन शो दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn ऑफ x वेयर, कैसे डिफाइन किया है इसको, fn ऑफ x इज इक्वल टू x पावर n बाय n एंड x बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल 0-1 कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली टू 0। ये प्रूफ करके दिखाना है। सो सोल्यूशन, सबसे पहले fn ऑफ x हमारे पास है x रेज़्ड पावर n बाई n के बराबर। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस निकालते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ही नहीं होगा तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, इसलिए मैं इसमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट फर्स्ट निकालती हूँ। तो x की पावर n बाई n विच इज़ इक्वल टू 0, 1/infinity इज 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0-1। नाउ इसका मतलब हो गया ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अब लेट एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बी गिवन
देन हमें क्या निकालना है, अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए चेक कर रहे हैं एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन आता है तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। नाउ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एन बाई एन। एफ एक्स कितना निकला हमारे पास, ये निकला है 0, यानी जिसको पॉइंट को ही कन्वर्ट कर रहा है, ये आ गई इसकी लिमिट पॉइंट। सो एक्स एन बाई एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। अब मैं कह रही हूँ कि मॉड इसके बराबर है, पॉजिटिव टर्म्स ले रही हूँ मैं, यहाँ से भी पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यूज एन तो है ही, नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया, मॉड लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस टर्म एप्सिलॉन से छोटी तभी आएगी अगर हमारे पास एन जो होगा, एन उल्टा करो चेंज हो जाएगा साइन, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स की पावर एन बाई एप्सिलॉन। ये तब होल्ड करेगा जब आपका एन जो होगा इससे बड़ा होगा। तो सिंस हमें पता है कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्लोज इंटरवल है तो 0 भी इंक्लूडेड है 1 भी इंक्लूडेड है। दिस इम्प्लाइज x की पावर n भी किस में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है, फॉर एवरी n। तो ये हमारा इसी के बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि इसका स्क्वायर लेते जाओगे, इसका स्क्वायर लेते जाओगे, इसका क्यूब लेते जाओगे, इसका क्यूब लेते जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये 0 ही रहने वाला है, ये 1 ही रहने वाला है। तो चाहे x की पावर जो मर्जी ले लो आप, तो यहाँ पर इसकी पावर 0 और 1 ही वैल्यू रहेगी, इसके बीच में ही वैल्यू करेगी। तो इसका मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x रेज़्ड पावर n बाई n इज 1 बाई एप्सिलॉन। सो x की पावर n बाई n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 1 अपॉन एप्सिलॉन, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो अगर ये 1 बाई एप्सिलॉन आ रही है यहाँ पे, तो हम चूज़ करते हैं पॉजिटिव इंटीजर m जो कि इस 1 बाई एप्सिलॉन से बड़ी हो, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज strictly less than epsilon for every n greater than equal to m and for every x belongs to close interval 0 1। तो इसका मतलब हो गया ये पॉसिबल है, जब मैं यहाँ पर इसमें 0 को ले रही हूँ तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर सकता है 0 को, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन तभी आएगा अगर आपका n जो होगा दैट विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x की पावर n बाई एप्सिलॉन। बट x की वैल्यू तो इन एवरी केस 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रही है। अब x की वैल्यू सबसे छोटी है 0, सबसे बड़ी है 1, इसका मतलब 1 बाई एप्सिलॉन आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 बाई एप्सिलॉन ही है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 बाई एप्सिलॉन आ गई है। 1 बाई एप्सिलॉन का मतलब हो गया 1 को मैं डिवाइड कर रही हूँ किसके साथ, एप्सिलॉन की वैल्यू स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो इसका मतलब हो गया ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव टर्म ही आएगा। तो अगेन अगर वैल्यू मेरी आती है 1 बाई फॉर एग्जाम्पल आती है 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो मेरे को एक इंटीजर इससे एक्स्ट्रा मिलता है दैट इज़ 1, तो मैं 1 ले पाऊंगी जो इससे बड़ा होगा, या इसके इक्वली कोई इंटीजर ले पाऊंगी सच दैट डिफरेंस जो होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन ही रहेगा। तो ये पॉसिबल है ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेना जो कि इससे बड़ा हो। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास एफ एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली convergent and it converts to 0। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में शो करेंगे, शो दैट दिस सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एफ एक्स को हमने कैसे डिनोट किया है 1 बाई एक्स प्लस एन, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है किस इंटरवल में, 0 से लेके b तक, 0 इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है, इस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ये। तो हमें इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या लेना है, सीक्वेंस लेनी है, एफ एन ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाई एक्स प्लस एन। तो सबसे पहले हमें एफ एक्स निकालना है, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स प्लस एन विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 1 बाई इन्फिनिटी इज 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 b। चाहे एक्स की जो मर्जी वैल्यू हो, एन अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये आपका 0 को ही अप्रोच करेगा। देयरफॉर सीक्वेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, और ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को। अब हमें निकालना है इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अगेन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना निकला हमारे पास, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स कितना है 1 बाई एक्स प्लस एन माइनस 0 इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव टर्म्स हैं, एन तो पॉजिटिव है ही, तो ये मॉड से बाहर आ जाएगा। नाउ दिस टर्म तभी एप्सिलॉन से छोटा होगा इफ हमारे पास क्या होगा, x प्लस एन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन या n इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन माइनस एक्स, ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन माइनस एक्स कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब
हमें ये दिख रहा है कि 1/एप्सिलॉन माइनस एक्स हम कर रहे हो, ये आपका डिक्रीज़ ही होता जाएगा। ये अगर आप इसमें से एक्स निकालते जाओगे, जैसे जैसे एक्स आपका बढ़ता जाएगा तो ये आपके पास ये टर्म डिक्रीज़ होती जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? मैक्सिमम वैल्यू इसकी है 1/x, वेयर 1/एप्सिलॉन डिक्रीजेस विद एक्स एंड डिक्रीजेस विद एक्स। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी? मैक्सिमम वैल्यू 1/x, सबसे बड़ी वैल्यू तो 1/एप्सिलॉन ही होगी। तो इसका मतलब हो गया है कि हम वी कैन चूज पॉजिटिव इंटीजर n greater than equal to 1/एप्सिलॉन such that mod of fn of x minus f of x is strictly less than एप्सिलॉन फॉर एवरी n greater than equal to n, क्योंकि ये n इस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि ये इससे ग्रेटर वैल्यू ली है, जो भी इसकी वैल्यू आ रही है उससे ग्रेटर हम एक इंटीजर ले सकते हैं, ये पॉसिबल है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 b, वेयर b इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास जो सीक्वेंस है fn ऑफ x इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और ये किसको कन्वर्ज कर रही है? ये कन्वर्ज कर रही है 0 को, और किस इंटरवल में? 0 और b इंटरवल, क्लोज इंटरवल में। नाउ एग्जाम्पल 5। सो एग्जाम्पल 5 में हमें ये सीक्वेंस दी है, fn ऑफ x डिफाइन की है nx/nx+1 से। ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑलरेडी a b, पर हमें प्रूफ करना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है किस इसके ऊपर? 0 और वेयर a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, यानी ओपन इंटरवल होता है, यहाँ पे 0 होता। बट यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि 0 अगर इंक्लूड करते हो तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं इसका। सो सोल्यूशन fn ऑफ x इस केस में कितना दिया हुआ है? nx/nx+1. So f of x in this case is equal to limit n approaches to infinity nx/nx+1 which is equal to, अगर आप देखोगे यहाँ पर इस लिमिट को मैं लिख सकती हूँ n कॉमन लेके, दिस इज x/x+1/n। जब n आपका इन्फिनिटी को बिलोंग करता है तो यहाँ पर आ गया 1/∞, 1/∞ इज 0, x/x इज 1। अगर आप x को इस केस में नॉन ज़ीरो लेके चलते हो तो ठीक है। बट अगर x 0 है इस केस में तो ये आपके पास आ जाएगा 0/0 फॉर्म। तो इसमें आपको पहले सारा टर्म आपकी ज़ीरोज़ हो जाएंगी। सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 0, अगर आप x को 0 लेके चलते हो तो, और वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। दिस इज़ 0, दिस इज़ 0+1 विच इज़ 0/1 विच इज़ 0। ठीक है, ये मैंने किया है फॉर 1 के लिए। तो हमारे पास जब ग्रेटर देन 0 होगा तो 1/∞ विल बी 1 के इक्वल। तो इस केस में ये सीधे 0 ही हो जाएगा, लिमिट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नाउ दो वैल्यूज आई हैं। नाउ एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन फॉर x greater than 0 we have mod of fn of x minus f of x greater than 0 के लिए हमारी वैल्यू आ रही है 1। तो ये आ गया nx/1, fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए है 1। सो दिस इज इक्वल टू nx minus nx minus 1 डिवाइडेड बाई nx+1 विच इज़ इक्वल टू 1/nx+1। -1 का मॉड हो गया 1। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास आ गया mod of fn of x minus f of x इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। ये तभी होगा स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन इफ nx+1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, nx इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन -1, या nx स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/x इंटू 1/एप्सिलॉन -1। नाउ अब सेकेंड केस है, व्हेन x अप्रोच टू 0 देन n अप्रोच टू इन्फिनिटी। सो देखो, जब x आपका 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर हमारे पास n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो n अगर आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वो उस केस में कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड पॉजिटिव इंटीजर m such that mod of fn of x minus f of x is strictly less than epsilon for every n greater than equal to m. So this is
not uniformly convergent on this interval 0 or k, where k is greater than 0, but uniformly convergent in interval AB if a is greater than 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यहाँ पे पॉसिबल है निकालना, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. तो आपके पास क्या होगा, जैसे ही x 0 को कन्वर्ज करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/0 और n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. बट जब हमारे पास ये x जो है वो ग्रेटर देन 0 आप लोगे, जब x ग्रेटर देन 0 लोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1/1 आ सकता है, 1/2 आ सकता है. तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू निकालना पॉसिबल है क्योंकि ये डिक्रीज होती जा रही है वैल्यूज़. अगेन इसका मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 जो भी लिमिट का पहला वैल्यू है, दैट इज़ a. तो इस केस में हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू 1/a से लेके 1/ε-1, दैट इज़ इट्स वैल्यू. तो ये निकल सकता है. नाउ एग्जाम्पल 6. सो नेक्स्ट सीक्वेंस हमारे पास दी है e⁻⁻nx. ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना है कि क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, वेयर a जो है आपका पॉजिटिव टर्म है, इसके लिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. बट अगर आप यहाँ पे 0 वैल्यू ले लेते हो, a की इक्वालिटी ले लेते हो 0 के, तो उस केस में ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है. तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में ले लेते हैं. हमारे पास एक सीक्वेंस क्या है, हमारे पास e⁻⁻nx, ठीक है. देन हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस. ये आ गया लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी e⁻⁻mx विच इज़ इक्वल टू, ये 0 होगा और 1 के इक्वल होगा. 0 तब होगा अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है. और हमारे पास 1 के इक्वल तब होगा इफ़ x इज़ इक्वल टू 0. एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज़ 1, और अदरवाइज e⁻∞ इज़ 0. तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे. सो इसका मतलब हो गया जो गिवन सीक्वेंस है fn ऑफ x दैट इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है ही ऑलरेडी. अब हमें देखना है इसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है. तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकता है इस केस में. अगेन वही बात आ गई. नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. तो फॉर x ग्रेटर देन 0 वी हैव मॉड ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x. इस केस में कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ e⁻⁻nx माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू e⁻⁻nx. नाउ दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन इफ़ हमारे पास यहाँ पे भी n की वैल्यू निकालनी है. इफ़ दोनों टर्म्स से हम आप लॉग ले लोगे, ये आ जाएगा log e⁻⁻nx इज स्ट्रिक्टली लेस देन log e एप्सिलॉन, विच मीन्स ये कैंसिल हो गया. माइनस nx इज स्ट्रिक्टली लेस देन log एप्सिलॉन, which means n is strictly greater than 1/x into log epsilon. ये हमारी n की वैल्यू निकल गई है. तो अब हमें देखना है जब आपका x 0 को अप्रोच करेगा, ऑब्वियसली n देखो जब ग्रेटर देन 0 है तो ये ऑब्वियसली कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप a लेते हो तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी. बट अगर इस इंटरवल में a की जगह पे आप 0 कर रहे हो तो ये आ गया 1/0. 1/0 हो गया इन्फिनिटी. तो इसका मतलब हो गया एज x अप्रोच टू 0 n अप्रोच टू इन्फिनिटी. सो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. इन्फिनिटी से ऊपर क्या लोगे आप, कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं ढूंढ सकते हो जो इससे बड़ा हो, तो सच दैट आप इसमें क्या करो, इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करके दिखाओ. लेकिन हाँ, जब आप इससे बड़ी वैल्यू ले रहे हो तो यहाँ पर आ रहा है n की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. n इज़ ग्रेटर देन सम इंटीजर. ऑब्वियसली n इज़ ग्रेटर देन इन्फिनिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है. अगेन एक ऐसा एग्जाम्पल हम करते हैं. यहाँ पे सीक्वेंस डिफाइन किया हुआ है nx इंटू e⁻⁻n(x) का स्क्वायर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है बट ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है इन क्लोज इंटरवल 0 एंड इन्फिनिटी. ऑब्वियसली 0 इंक्लूडेड है जिसमें हमें दिखाना है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है. सो सोल्यूशन में हमारे पास सीक्वेंस है fn ऑफ x इज इक्वल टू nx e⁻⁻nx का स्क्वायर. तो निकालते हैं fx की वैल्यू. नाउ fx इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी nx e⁻⁻nx का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी nx बाई e⁻⁻nx का स्क्वायर. अब अगर हमारा n इन्फिनिटी आता है, e⁻⁻ इज इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे. एल हॉस्पिटल रूल से ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट होता है. पहले n इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स. विद रिस्पेक्ट टू n कर रही हूँ मैं इसको डिफ्रेंशिएट. ये आ गया x स्क्वायर e⁻⁻nx स्क्वायर. सो लिमिट अब पुट करते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी. तो e⁻∞ इज इन्फिनिटी, दिस बाय दिस इज इन्फिनिटी 0.
1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये वेयर x किसको बिलोंग करता है, इन क्लोज इंटरवल 0 एंड इन्फिनिटी। x अगर आप 0 ले भी लेते हो तब भी ये यहाँ पे डिफाइंड है, बट ये आपके पास आ गई वैल्यू। तो हमारे पास क्या हो गया, सीक्वेंस हो गई हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और इट कन्वर्ट्स टू 0। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज दैट दिस सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन क्लोज इंटरवल 0 इन्फिनिटी। तो कोई कंट्राडिक्शन मिलनी चाहिए। देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, let it be m, such that for every x greater than or equal to 0, ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब हो गया इस इंटरवल में 0 भी है और 0 से बड़ी वैल्यूज भी हैं। तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन माइनस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए ये, बट ये किसके इक्वल आ रहा है, एफ एन ऑफ एक्स इज एन इंटू एक्स इंटू ई रेज़्ड पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू आई है 0। मॉड लगा हट जाएगा क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं, ई रेज़्ड पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, ये किससे छोटा होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है, इस केस में ये तभी पॉसिबल है। देखो यहाँ पे ई की पावर भी है, आप लॉग भी नहीं लगा सकते हो। सो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप पुट करोगे, सबसे पहले पुट एन को मैंने पुट कर दिया। सबसे पहले हमने ले लिया लेट टी नॉट बी एन इंटीजर ग्रेटर देन this m, and for every x greater than equal and e square एप्सिलॉन स्क्वायर। क्यों लिया मैंने इन दोनों से ग्रेटर, अब देखो कि अगर एक मैं ऐसा इंटीजर ले लेती हूँ, ऑब्वियसली अगर देखो हमें पता है ई की पावर समथिंग जो होती है दैट लाइज बिटवीन 2 and 3, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू लाई करती है 2 और 3 के बीच में, तो हमें एक इंटीजर मिल सकता है ना पॉजिटिव, दैट इज 4, 5, 6। इसी तरीके से हमारा एप्सिलॉन स्क्वायर जो है, एप्सिलॉन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो अगर 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो 1 मिल जाएगा हमें पॉजिटिव इंटीजर। तो एवरी केस में हमारे को एक पॉजिटिव इंटीजर मिलना पॉसिबल है जो इनसे बड़ा होगा, इससे भी और इससे भी। तो वो मैंने मान लिया टी नॉट है, तो पॉसिबल है ये लेना। तो मैंने अब यहाँ पे n को क्या पुट कर रही हूँ इस इक्वेशन में, टी नॉट पुट कर रही हूँ पिछली क्वेश्चन की तरह, और x को मैं पुट कर रही हूँ 1 बाय अंडर रूट ऑफ टी नॉट। देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इस केस में कितना आ गया, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ देख रहे हो आप n की वैल्यू क्या है टी नॉट, x की वैल्यू कितना है 1 बाय अंडर रूट ऑफ टी नॉट, ई रेज़्ड पावर माइनस n की वैल्यू है टी नॉट, और एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ टी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, और रूट टी नॉट इंटू रूट इससे सा कैंसिल हुआ, तो अंदर बचा सिर्फ और सिर्फ टी नॉट। यहाँ बच गया ई रेज़्ड पावर माइनस 1। अब मैं कह रही थी दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। नाउ दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। अब निकाल सकते हैं इफ दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, इफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमारे पास आ गया टी नॉट ई का स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज -2 टी नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन, ये इधर जाके ऊपर चला गया, ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर। बट हमने कहा था जो टी नॉट है दैट इज़ एन इंटीजर जो कि ई स्क्वायर और एप्सिलॉन स्क्वायर से बड़ा है, तो इसका मतलब विच इज़ ए कंट्राडिक्शन। सो हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, सो दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन दिस। और ये सारी प्रॉब्लम तभी आ रही है जब आप 0 को इंक्लूड कर रहे हो, तो इसका मतलब है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है जब आप 0 को इंक्लूड करते हो, बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। सो लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक, शो दैट दिस सीरीज कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1। अब हमें सीक्वेंस नहीं दी है, सीरीज दी है। सीरीज क्या दी है, 1 बाई एक्स प्लस 1। ऑब्वियसली सीरीज इज सम ऑफ दिस सीक्वेंसेज एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है 1 बाई एक्स प्लस 1, देन प्लस दूसरा एलिमेंट है 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो अब नेक्स्ट है सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म्स दी हुई है, हमें बताना है ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल 0 and 1। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, गिवन सीरीज का नाम दे देते हैं। लेट गिवन सीरीज बी सबमिशन ऑफ यू एन ऑफ एक्स मान लिया इसका, और एन इज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी, सो दैट आपको फर्स्ट 1 पुट करने पे फर्स्ट टर्म मिलेगी। फर्स्ट टर्म इज़ 1 बाई एक्स प्लस 1, और सेकेंड टर्म पे आ जाएगी आपकी इसकी सेकेंड टर्म जो है दैट इज़ 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1। सिमिलरली थर्ड वैल्यू पे थर्ड और nth वैल्यू पे nth टर्म मिलेगी, दैट इज़ 1 बाई एक्स प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन
minus 1. Now this is okay. This can be written as 1 by x plus 2 minus 1 by x plus 1. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, दोनों का एलसीएम यही आएगा और दोनों में x और x कैंसिल होके 2 minus 1 करोगे तो 1 आएगा. और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 by x plus n minus 1 by x plus n minus 1. ठीक है. देयरफॉर अब आपके पास सीक्वेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी ऑब्वियसली सम ऑफ दीज ऑल प्लस u2 ऑफ x प्लस सो ऑन प्लस un ऑफ x. इन सबको सम कर दिया. fn ऑफ x हो गया सम ऑफ दीज ऑल टर्म्स. आप देख रहे हो पिछली टर्म पॉजिटिव है, इसमें नेक्स्ट टर्म नेगेटिव आ रही है. सिमिलरली अपनी ये कैंसिल हो जाएंगी सारी टर्म्स, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट की टर्म जो सबसे बड़ी टर्म है वो बचेगी. सो दिस इज इक्वल टू 1 by x plus n. तो हमने सीरीज से सीक्वेंस की वैल्यू निकाली है. अब अगर आपका सीक्वेंस जो होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज भी आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास सीक्वेंस निकल गई. सो नाउ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन हमें निकालना है मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स तो निकलता है, आपको पता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट से निकलता है. लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 by x plus n. ऑब्वियसली दिस इज 0 और दिस इज 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 और 1. ठीक है. 0 इंक्लूड करके भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सो एफ एन ऑफ एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस एन माइनस 0. नाउ दिस इज 1 by x plus n. दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन. अब ये तभी होगा स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन जब आपके पास n की वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी. नाउ दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन इफ x प्लस n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 by एप्सिलॉन. इफ n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x माइनस या 1 by एप्सिलॉन माइनस x. ठीक है. अब ये आपको सीधे दिख रहा है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है. x की वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ पर आएगा 1 by एप्सिलॉन. x की वैल्यू 1 लोगे तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है. तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1 by एप्सिलॉन. 0 लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 1 by एप्सिलॉन. तो अब आपके पास जो होगा ये पॉसिबल है कि आप एक इंटीजर जो है वो इससे बड़ा एक एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि दिस इज़ नॉट एन इनफाइनाइट वैल्यू, दिस इज़ ए फाइनाइट वैल्यू. एप्सिलॉन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक लाई करती है. तो ये ऑब्वियसली एक फाइनाइट वैल्यू होगी. तो इस फाइनाइट वैल्यू से बड़ा हमें एक इंटीजर मिल सकता है एंड सच दैट हम लिख सकते हैं कि दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन. सो दिस इम्प्लाइज एफ एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. और अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो दिस इम्प्लाइज सीरीज यू एन ऑफ एक्स इज ऑल्सो uniformly convergent. This completes the topic, pointwise convergence and uniform convergence.